जब भी बरे-सगीर की आज़ादी का ज़िक्र होता है तो हिस्ट्री की किताबों और मॉडर्न मीडिया में हमें सबसे पहले एक बड़ा ही रोमांटिक मंज़र दिखाया जाता है। 14th और 15th ऑफ अगस्त 1947 की दरमियानी रात, जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब दिल्ली में एक जश्न का माहौल था। और तब आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसी स्पीच दी जो तारीख की किताबों में हर्फ ब हर्फ महफूज हो गई। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन इस रोमांटिक जश्न से ठीक 3 दिन पहले 11th ऑफ अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में खड़ा एक और लीडर अपनी कौम से मुखातिब था। वहाँ कोई शायरी नहीं थी, कोई डेस्टिनी के ख्वाब नहीं थे, वहाँ सिर्फ रियलिटी थी और एक नए जलते हुए मुल्क को जिंदा रखने का लाहा अमल था। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। बरे-सगीर आज़ाद हो रहा था। एक लीडर आज़ादी का जश्न मना रहा था और दूसरा आग बुझाने और अपनी माइनॉरिटीज़ को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर जिन्ना वाकई एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव स्टेट चाहते थे जहां सब बराबर हों, तो आज मॉडर्न मीडिया और फ्रीडम एट मिडनाइट जैसी बुक और सीरीज़ में उन्हें एक विलन क्यों दिखाया जाता है? आपको ये क्यों बताया जाता है कि वो एक इगोइस्टिक, ज़िद्दी इंसान थे जिन्होंने महज ताकत के हसूल और मिस्टर महात्मा गांधी की कांग्रेस में बढ़ती हुई ताकत और असर रसूख से जेलस होकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के टुकड़े कर दिए? और इंटरनेट पर एक और नैरेटिव को हवा दी जाती है कि जिन्ना एक ब्रिटिश एजेंट थे। आप आजाद हैं, आजाद रहें। इस मुल्क पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम माय ट्रूथ सीकर्स, क्या हाल है आपका? मैं अली नकी। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री की टेप को रिवाइंड करेंगे। हम इन स्पीचेस के पीछे छुपी हुई हकीकत, आखिरी 36 दिनों में उस खूनी खेल और उस प्रोपेगेंडा को बेनकाब करेंगे जो सालों से जिन्ना के खिलाफ चलाया जा रहा है। क्या जिन्ना वाकई पार्टीशन चाहते थे या हालात ने उनके लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था? क्या वो एक हार्डकोर इस्लामिक स्टेट चाहते थे या फिर एक सेकुलर स्टेट फॉर मुस्लिम्स चाहते थे? यानी क्या जिन्ना अपने पाकिस्तान को लेकर कंफ्यूज थे? चलिए पहले चलते हैं सीधा जुलाई 1947 में। हम शुरू करते हैं बंटवारे से पहले आखिरी 36 दिनों से, द फाइनल 36 डेज। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस जंग ने ब्रिटिश एम्पायर की कमर तोड़ दी थी। ब्रिटेन इकोनॉमिकली इतना वीक हो चुका था कि अब इंडिया जैसी बहुत बड़ी और पॉलिटिकली होस्टाइल कॉलोनी को मिलिटरीली कंट्रोल करना उसके बस में नहीं था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने इसीलिए इंडिया का मसला जल्द अज जल्द हल करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को ब्रिटिश इंडिया का आखिरी वाइसराय बनाकर भेजा। उनका मिशन बिल्कुल क्लियर था कि किसी भी सूरत में पावर ट्रांसफ़र को इंडिया में डिले नहीं करना, और ब्रिटेन पर अमेरिका का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अटलांटिक चार्टर के जरिए ब्रिटेन ने प्रिंसिपल तौर पर यह तस्लीम कर लिया था कि हर कौम को सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी खुद अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक होना चाहिए। अमेरिका चाहता था कि यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स का पुराना इंपीरियल सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो और दुनिया की बड़ी मंडियों जैसे इंडिया और अफ्रीका में ब्रिटेन मोनोपोली ना रहे और ये मुल्क इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ओपन हो जाएं। जाहिर है कि अमेरिका को सुपर पावर बनने के लिए ग्लोबल ट्रेड में ब्रिटेन की हेजेमनी को तोड़ना ही पड़ना था। यानी ब्रिटेन के पास इंडिया पर अपनी हुकूमत को ज़्यादा देर तक खींचने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। लेकिन इस सब में सबसे हैरत अंगेज़ बात यह थी कि इस खिते की बाउंड्रीज डिसाइड करने के लिए आखिर किस शख्स को चुना जा रहा था। एक ब्रिटिश लॉयर जो ना कभी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहा था, ना ही वो जोग्राफर था, ना हिस्टोरियन और ना एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यानी वो शख्स जो बरे-सगीर की ज़ुबानों, मज़ाहिब, तहज़ीबों और रवायात से बिल्कुल नाआशना था। अब उसी को इस पूरे खित्ते की तकदीर लिखने की ज़िम्मेदारी दी जा रही थी। जी हाँ, ट्रूथ सीकर्स, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं सर साइरल रेडक्लिफ की बात कर रहा हूँ।
और याद रखिएगा, कागज़ पर खींची हुई सिर्फ एक लकीर ज़मीन पर हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर इलाकों को दो हिस्सों में तकसीम कर सकती है। सिर्फ एक लकीर लाखों करोड़ों लोगों को चंद घंटों में अपने घरों से, अपनी ज़मीनों से और अपने आबाओ अजदाद की कब्रों से जुदा कर सकती है। और सिर्फ एक लकीर तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन इस पूरे तमाशे के पीछे आखिर ब्रिटिश नैरेटिव क्या था? वो ये कि अगर पार्टीशन हुई तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ दो लोगों पर आयद कर दी जाएगी। एक तरफ थे पंडित नेहरू और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना की जिद। यही नैरेटिव लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लपेरी की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में भरा पड़ा है। ये किताब माउंटबेटन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। जो ब्रिटिश वायसराय यहाँ आया ही इस मकसद के लिए था कि एम्पायर के टूटने का मलबा लोकल लीडर्स पर डालकर निकल जाए। उसकी दी हुई हिस्ट्री आखिर कितनी ही अनबायस्ड हो सकती है, इसका फैसला आप खुद करें। और यही वजह है कि जब 1998 में एक ब्रिटिश पाकिस्तानी जॉइंट प्रोजेक्ट के तहत मूवी बनी जिन्ना 1998, जिसमें लेजेंडरी इंग्लिश एक्टर क्रिस्टोफर ली ने कायदे आज़म का किरदार निभाया, तो उसने इस वाइट वॉश नैरेटिव को चैलेंज किया। उस मूवी ने हमें दिखाया कि जिन्ना कोई डिक्टेटर नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे इंसान थे जो एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम से लड़ रहे थे जहां माइनॉरिटीज़ के पास जीने का कोई और सहारा बचा ही नहीं था। अब आते हैं उस सबसे बड़े झूठ पर जो आज भी इंडियन और वेस्टर्न मीडिया में रिपीट किया जाता है कि जिन्ना वाज हंग्री फॉर पावर, यानी जिन्ना को सिर्फ गद्दी यानी ताकत चाहिए थी। लेकिन अगर जिन्ना को सिर्फ पावर ही चाहिए थी तो फिर जब मिस्टर गांधी ने उन्हें अनडिवाइडेड इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाने की ऑफर दी तो जिन्ना ने उनकी ऑफर को आखिर क्यों ठुकरा दिया? कुर्सी घृणा को दे दो। व्यूअर्स, ये कोई फिक्शन या छुपी हुई हिस्ट्री नहीं है। फ्रीडम एट मिडनाइट खुद इस बात को मानती है कि गांधी ने जिन्ना को ये ऑफर दी थी, लेकिन जिन्ना ने उनकी ये ऑफर रिजेक्ट कर दी। व्यूअर्स, यहाँ पर आपके जहनों में सवाल होगा कि आखिर क्यों? क्योंकि जिन्ना जानते थे कि पेपर पर दी गई ये गारंटीज या एक परमानेंट हिंदू मेजोरिटी पार्लियामेंट के अंदर एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक शो पीस ही बनकर रह जाएगा। असल ताकत और मेजोरिटी का वोट हमेशा कांग्रेस के पास ही रहेगा और मुस्लिम माइनॉरिटी हमेशा के लिए एक सेकंड क्लास सिटीजन यानी दूसरे दर्जे की शहरी ही बनकर रह जाएगी। तो फिर क्या जिन्ना शुरू से ही एक अलग मुल्क चाहते थे? बिल्कुल नहीं। यहाँ हमें हिस्ट्री को रिवाइंड करना होगा और पहुँचना होगा 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान पर। We have decided on a united India. A unified India that will look something like this. The mainland will be Group A, Punjab, Sindh and the frontier will be Group B, and finally in the east, Assam and ये वो टर्निंग पॉइंट था कि जहां आकर यूनाइटेड इंडिया का आखिरी चांस भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की हरदर्मी के बाइस दफन हो गया। याद रखिए, ट्रुथ सीकर से एक वक्त वो भी था कि जब जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी यानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता था। वो सालों तक ये कोशिश करते रहे कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही एक ऐसा फेडरल सिस्टम बन जाए जहां मुस्लिम और हिंदू बराबर के हकदार हों। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। जिन्ना ने अपने सारे पुराने मुतालबात छोड़ दिए और इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके तहत इंडिया एक यूनाइटेड फेडरेशन ही रहता और प्रोविंसेस को इकोनॉमी मिल जाती। मुस्लिम लीग ने कंप्रोमाइज़ कर लिया था, लेकिन फिर आखिर इसका नतीजा क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम ये कह दिया कि हम कैबिनेट मिशन प्लान में जा तो रहे हैं, लेकिन एक बार कांग्रेस गवर्नमेंट बना ले तो हमें पूरा हक है कि हम जब चाहें इस प्लान के रूल्स को चेंज या मॉडिफाई कर दें। When India is free, India will do as she likes. बात सेक्युलरिज्म की। हम किसी भी वादे से या फिर अश्योरेंस से वादे नहीं। एक बात कांग्रेस की तो सेशन के शुरू होते ही हम इन रिलीजियस ग्रुपिंग्स पर दोबारा बैठेंगे। तो जरूरत पड़ी तो इन्हें पूरी तरह से हटाया जा सकता। सोचिए ट्रुथ सीकर्स कि अगर आप निगोशिएशंस के टेबल पर बैठकर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आपको ये एश्योरेंस मिल रही है कि पावर में आते ही हम इस एग्रीमेंट को अपनी मर्जी से बदल देंगे, तो आपके पास क्या रास्ता बचेगा? वहीं पर जिन्ना को समझ आ गया था कि यूनाइटेड इंडिया के अंदर मुस्लिम्स का मुस्तकबिल अंधेरों में है। जिन्ना की मजबूरी को तो व्यूअर्स हमने समझ ही लिया है, लेकिन जो लोग आज उन्हें ब्रिटिश एजेंट कहते हैं, उन्हें हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा राज पता ही नहीं है। साल 1947 में जिन्ना के लंग्स यानी फेफड़े ट्यूबरक्लोसिस
टीबी जैसी बीमारी से तबाह हो चुके थे। उनका वजन बमुश्किल 70 पाउंड यानी 31 केजी ही रह गया था। फिर भी वो दिन में 14-14 घंटे लगातार काम करते रहते थे। उन्होंने अपनी ये बीमारी अंग्रेज़ों और अपने सियासी मुखालिफिन से छुपा कर रखी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर किसी को पता चल गया तो वो उनकी मौत का इंतज़ार करेंगे और हिंदुस्तान की पार्टीशन को डिले करते रहेंगे। अपनी आखिरी सांसों तक लड़ने वाले इस शख्स पर आज लोग और प्रोपेगेंडिस्ट ब्रिटिश एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। चलिए एविडेंसेस की बात करते हैं। अगर जिन्ना वाकई ब्रिटिश एजेंट थे तो उन्होंने अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रोजेक्ट यानी इसराइल की खुली मुखालफत क्यों की? अंग्रेज़ों ने पैलेस्टाइन को तकसीम करके इसराइल बनाया, लेकिन जिन्ना ने सिर्फ बाल्फोर डिक्लेरेशन को ही रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि यूएन रेजोल्यूशन 181 को भी सख्ती से मुस्तरद कर दिया। क्या एक एजेंट अपने मास्टर्स यानी आकाओं के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के खिलाफ इस तरह से खड़ा हो सकता है? और तो और पैलेस्टाइन के उस वक्त के मुफ्ती आज़म मुफ्ती अमीनुल हुसैनी, जिनको अंग्रेज़ अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, जिन्ना की उन्हीं मुफ्ती अमीनुल हुसैनी के साथ गहरी दोस्ती थी। जिन्ना उनके लिए फंड्स भी इकट्ठे करके यहाँ से बेचते थे। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में जब अलग वतन की करारदाद मंजूर की गई तो उसी दिन उसी इजलास में पैलेस्टाइन के हक में भी इजहार यकजहती यानी सॉलिडेरिटी की एक और करारदाद भी पास की गई थी। जो इंसान मौत के दरवाजे पर खड़े होकर अपने लोगों के लिए मुल्क बना रहा हो और साथ ही आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर पैलेस्टाइन के हक में आवाज़ भी उठा रहा हो, उसे एजेंट कहना एक सोची समझी साजिश के सिवा और कुछ नहीं है। तो फिर आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि इस सब का असल जिम्मेदार आखिर कौन था? तो व्यूअर्स, वो और कोई नहीं थे बल्कि वही गोरी चमड़ी वाले यानी ब्रिटिशर्स थे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रिटिश राज का पूरा सिस्टम ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चलता था। उन्होंने डेकेड्स तक सब कॉन्टिनेंट के लोगों को ज़ातों में, मज़ाहिब में, ज़ुबान और कल्चर की बेस पर इस तरह तकसीम कर दिया था कि अब इन सब का एक साथ रहना इम्पॉसिबल हो गया था। ब्रिटिशर्स ने लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का फियर हमेशा ज़िंदा रहे। और ट्रूथ सीकर्स, यहाँ हिस्ट्री एक अजीब सा मोड़ भी लेती है। आप जिन्ना के स्ट्रगल को देखें या फिर आगे चलकर 1971 से पहले शेख मुजीबुर रहमान की स्ट्रगल को देखें। पहले उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो एक ही मुल्क के अंदर अपने हकूक़, अपनी ऑटोनॉमी और अपनी रिप्रेजेंटेशन हासिल कर लें। उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूशनल दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब उन्हें हर तरफ दीवारें खड़ी हुई मिली, जब उन्हें बताया गया कि मेजॉरिटी की मनमानी ही चलेगी, तब मजबूर होकर उन्हें अलग रास्ता ही चुनना पड़ा। पार्टीशन कोई शौक नहीं था, बल्कि ये वो एक आखिरी रास्ता था कि जब बाकी तमाम रास्ते बंद हो चुके थे, यानी ये एक पॉलिटिकल कंपल्शन थी। अब आते हैं हिस्ट्री के सबसे बड़े सवाल पर। कुछ क्रिटिक्स के, जिनमें काफ़ी सालों तक मैं भी शामिल था, कहते हैं कि जिन्ना अपने पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थे। जो शख्स 1920s में गांधी की रिलीजियस पॉलिटिक्स और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और मुस्लिम लीग की खिलाफत मूवमेंट के सख्त खिलाफ था। Mr. Jinnah is right. Do not bring religion into politics. We are all Indians. If we go down this road, we will turn Hindu against Muslim in the end. अचानक 1937 के बाद उसने अपना रास्ता क्यों बदल दिया? मुस्लिम लीग के जलसों में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे क्यों लगने लगे? ये क्यों कहा जाने लगा कि अगर आपने मुस्लिम लीग को वोट दिया तो मतलब आपने इस्लाम और मुसलमान को वोट दिया? क्या जिन्ना बदल गए थे? तो व्यूअर्स, काफ़ी स्टडी करने के बाद, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोस भी देखने के बाद मुझे ये समझ आया है कि नहीं, जिन्ना बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं थे, बल्कि वो एक मास्टर टेक्टिशियन थे। 1937 के इलेक्शंस में नाकामी ने उन्हें सबक सिखा दिया था कि बरसगीर के जज्बाती माहौल में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक और मैस मूवमेंट से काम नहीं बनता। कांग्रेस की ह्यूज ग्रासरूट मशीनरी को हराने के लिए उन्हें अवाम की ज़बान में ही बात करना होगी। और उस वक्त मुसलमान को जोड़ने, बल्कि आज भी मुसलमान को जोड़ने वाली वाहिद ज़बान इस्लाम ही है। उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों को इस्लाम ही की ज़बान यानी इस्लाम को एक यूनिफाइंग फोर्स के तौर पर सामने रखा, ताकि मुसलमान मेजॉरिटी की पॉलिटिकल और इकनॉमिक गुलामी से बच सकें। मुसलमान मुसीबत में
घबराया नहीं करता। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। जिन्ना का कंसर्न सिर्फ ये नहीं था कि मुस्लिम्स अपनी मसाजिद में आज़ादी से जा सकेंगे या नहीं। असल सवाल पॉलिटिकल पावर भी था। अगर ब्रिटिश इंडिया में एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम बन जाता कि जहाँ नेशनल पॉलिटिक्स लार्जली न्यूमेरिकल मेजॉरिटी पर डिपेंड करने लगती, तो मुस्लिम्स को खौफ था कि वो हमेशा एक परमानेंट माइनॉरिटी बनकर रह जाएंगे और उनके लिए अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जिन्ना के लिए पाकिस्तान की डिमांड सिर्फ एक रिलीजियस होमलैंड की डिमांड नहीं थी। वो एक ऐसी पॉलिटिकल अरेंजमेंट चाहते थे जहां मुस्लिम्स अपनी कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी और इंटरेस्ट को खुद प्रोटेक्ट कर सकें और उनकी सियासी आवाज़ सिर्फ मेजॉरिटी के वोट्स की मोहताज ना हो। लेकिन अगस्त 1947 का वक्त कोई आम वक्त नहीं था। पूरे खिते में आग लगी हुई थी। मैसिव कम्युनल वायलेंस और तारीख की सबसे बड़ी ह्यूमन माइग्रेशन हो रही थी। खून खराबा अपने अरूज पर था और दोनों तरफ की माइनॉरिटीज शदीद खौफ और हरास में थी। इन्हीं हालात को देखते हुए पाकिस्तान बनने से ठीक 3 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को जिन्ना ने नए मुल्क की ऑफिशियल पॉलिसी क्लियर करने और माइनॉरिटीज़ को रीअश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में अपने पाकिस्तान के ख्वाब का ब्लूप्रिंट पूरी दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने उस रिलीजियस सेंटीमेंट को साइड पर रखकर कहा, आप आजाद हैं, आजाद रहें। You are free. Free to go to your mosques, free to go to your temples, or to any other place of worship in the state of Pakistan. आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। कि आप सब आज़ाद हैं। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं, अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं और अपनी किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए आज़ाद हैं। आपका मज़हब क्या है, आपकी कौम क्या है, आपकी ज़ात क्या है, इन सब का हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। लोग आज भी पूछते हैं कि जिन्ना कैसा पाकिस्तान चाहते थे। तो व्यूअर्स, इस पार्ट को ज़रा गौर से सुने। ये हिस्सा मेरे अपने एनालिसिस पर मबनी है। मेरा ख्याल है कि यहाँ इससे 2 पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। एक तो ये कि जिन्ना का विजन कोई थियोक्रेटिक मुल्ला स्टेट या इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट स्टेट बनाने का बिल्कुल नहीं था। वो असल में एक मॉडरेट, मॉडर्न और प्रोग्रेसिव स्टेट चाहते थे। कुछ मॉडर्न तुर्किया जैसा मॉडल, एक ऐसी सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट जहां मुस्लिम मेजॉरिटी तो हो लेकिन माइनॉरिटीज़ उस मुल्क का अटूट हिस्सा हों और उन्हें बराबर के फुल लीगल और सिविल राइट्स हासिल हों। वो एक ऐसा घर बनाना चाहते थे कि जहां मुसलमान और माइनॉरिटीज़ दोनों बिना किसी खौफ के इज़्ज़त के साथ सांस ले सकें। या वो एक ऐसी आइडियलिस्टिक इस्लामिक स्टेट चाहते थे कि जो बिल्कुल रियासत मदीना के नक्शे पर कायम हो, जहां इस्लाम खुद उनके बेसिक सिविल और ह्यूमन राइट्स का मुहाफिज हो, जहां वो आज़ादी से सांस ले सकें और अपने अपने मजहबी असूलों के ऐन मुताबिक अपनी मजहबी रसूमात को पूरा कर सकें। और शायद जिन्ना के विजन की सबसे इम्पोर्टेंट बात भी यही थी कि जिस सियासी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, उसका मतलब ये नहीं था कि नए मुल्क में भी माइनॉरिटीज़ को वही इनसिक्योरिटी महसूस करवाई जाए कि जो मुसलमान इंडिया में फेस करते थे। पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ज़रूर था, लेकिन जिन्ना के नज़दीक इसका मतलब ये नहीं था कि नॉन मुस्लिम्स सेकंड क्लास सिटीज़न यानी दूसरे दर्जे के शहरी बनकर रह जाएं। उनके लिए स्टेट की जिम्मेदारी थी कि हर सिटीज़न को सिक्योरिटी, डिग्निटी और इक्वल लीगल और सिविल राइट्स दिए जाएं, चाहे उनका मजहब कुछ भी हो। सो माय ट्रूथ सीकर्स, हिस्ट्री कभी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। हिस्ट्री हमेशा शेड्स ऑफ ग्रे में रहती है। जब हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं तो ये सिर्फ झंडे उठाने, बाजे बजाने या महज केक काटने का दिन नहीं होता। ये उन कुर्बानियों और उस सोच को याद करने का दिन होता है कि जिसने हमें ये ज़मीन दी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कोई आम लीडर नहीं थे। वो एक ऐसे लॉयर और स्टेट्समैन थे जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर और कांग्रेस की सियासत को उन्हीं के मैदान में मात देकर एक नया मुल्क खड़ा कर दिया। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप मॉडर्न इंडियन और वेस्टर्न मीडिया की बायस भरी स्टोरीज पर यकीन करेंगे
या हिस्ट्री के उन अनकहे और पोशीदा सच को एक्सप्लोर करेंगे। और जाते जाते आपको बताता चलूँ कि मशहूर अनबायस्ड अमेरिकन हिस्टोरियन स्टैनले वॉलपर्ट ने अपनी किताब जिना ऑफ पाकिस्तान में जिना के बारे में क्या अल्फाज लिखे। उन्होंने लिखा कि फ्यूअर इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंटली आल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, फ्यूअर स्टिल मॉडिफाई द मैप ऑफ द वर्ल्ड, हार्डली एनीवन कैन बी क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग अ नेशन स्टेट, मोहम्मद अली जिन्ना डिड ऑल थ्री। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि क्या आपके ख्याल में जिन्ना के पास 1947 में पार्टीशन के अलावा कोई और रास्ता बचा था। अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। अब मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।